पृथ्वी के बिल्कुल बीच में एक डरावना सुनसान द्वीप मौजूद है और इसी सुनसान द्वीप के बिल्कुल बीच में बनी हुई थी दुनिया की सबसे खतरनाक जेल। लेकिन अजीब बात ये थी कि इस जेल के आसपास न कोई बॉर्डर था, न ही कैदियों को बांध कर रखने का कोई पक्का इंतजाम। पर फिर भी आज तक कोई भी कैदी इस जेल से भाग नहीं पाया, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ हर जगह खतरनाक माइंस लगे हुए थे, जहां जरा सा भी गलत कदम पड़ते ही मौत पक्की थी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद विशाल जेल को दिखाते हुए। ये वो जेल थी जो बाकी सारी जेलों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि जिस जगह पर ये जेल बनी थी वो इलाका था बेहद सुनसान और पूरी तरह इंसानों से खाली। वहाँ सिर्फ कैदी और उन्हें पहरा देने वाले कुछ गार्ड्स ही मौजूद थे। इसके अलावा कोई इंसान नजर नहीं आता था। पर सबसे अजीब बात ये थी कि इस जेल की कोई दीवार ही नहीं थी, यहाँ तक कि किसी तरह का बॉर्डर भी नहीं बनाया गया था। और अगर कोई कैदी यहाँ से भागने की कोशिश भी करे तो भी गार्ड्स उन्हें कुछ नहीं कहते, क्योंकि इस जगह के बाहर पूरे इलाके में अनगिनत लैंड माइन्स बिछी हुई हैं। लैंड माइन इस तरह जमीन के अंदर दबाई गई हैं कि कोई कितनी भी बारीकी से देख ले उसे पहचान ही नहीं पाएगा। इसलिए जब भी कोई कैदी जेल से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करता है और उस एरिया के बाहर कदम रखता है, तभी उसके पैरों के नीचे छुपी लैंड माइन फट जाती है और वही पल उसकी मौत बन जाता है। और इसी वजह से कोई कैदी यहाँ से भागने की हिम्मत तक नहीं करता। अब हम कुछ दिन पहले की घटना देखते हैं, जहाँ स्टू नाम का एक लड़का था। कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी और वह अपनी नई लाइफ की शुरुआत करने जा रहा था। इसी खुशी में वह अपने कुछ दोस्तों के साथ साउथ अमेरिका में अपनी बैचलर पार्टी एंजॉय करने आया था। वहाँ स्टू और उसके दोस्तों ने जमकर मस्ती की। पार्टी खत्म होने के बाद अगले दिन सुबह जब वे सब एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, तभी स्टू देखता है कि उसका एक दोस्त रायन अपनी जेब में कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। वह दरअसल एक तरह का ड्रग था। किसी तरह वह एयरपोर्ट की सारी सिक्योरिटी चकमा देकर वह ड्रग अपने पास रखने में सफल हो गया था। ये देखकर स्टू के बाकी दोस्त बुरी तरह घबरा जाते हैं और टेंशन लेने लगते हैं कि अगर वे पकड़े गए तो क्या होगा। उसी समय स्टू का एक और दोस्त ग्रीक पेट पकड़कर वॉशरूम से बाहर आता है। उसे देखकर ही साफ लग रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन किसी के कुछ समझने से पहले ही वह जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से एक अजीब सा लिक्विड निकलने लगता है। तभी वहां सिक्योरिटी गार्ड पहुंच जाते हैं। उनके साथ एक ट्रेनिंग प्राप्त कुत्ता भी था जो ड्रग्स को आसानी से पहचान सकता था। तो जैसे ही सिक्योरिटी वाला कुत्ता उनके पास गया, वह बहुत तेज रिएक्ट करने लगा। इससे सिक्योरिटी गार्ड्स को उन पर काफी शक हो गया। वे तुरंत स्टू और उसके दोस्तों को इंट्रोगेशन रूम में ले गए। वहां उन्हें बताया गया कि ग्रीक ने चोरी छिपे ड्रग्स स्मगल करने के लिए कुछ बॉलून निगल लिए थे, जो उसके पेट के अंदर जाकर किसी वजह से फट गए और उसका पूरा शरीर झर से भर गया। स्टू और उसके दोस्त ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन उनके पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वे कहते भी कि उन्हें कुछ नहीं पता, फिर भी कोई उन पर भरोसा नहीं करने वाला था। कुछ ही देर में वहां पुलिस आ जाती है और उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लेती है। तलाशी लेने पर पुलिस को रायन के पास भी ड्रग मिल जाता है। इससे पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि ये लोग स्मगलर हैं, जो एक देश से दूसरे देश में ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे। हालांकि स्टू और उसके दोस्त बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि वे स्मगलर नहीं हैं, लेकिन पुलिस उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। उन्हें वहीं से अरेस्ट कर लिया जाता है और आर्मी के अंडर में चलने वाले एक आइलैंड पर ले जाया जाता है। वे वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पीट पीट कर जबरदस्ती अपने साथ ले ही गई। सबसे पहले उन्हें एक बोट में बैठाकर एक प्रिजन की तरफ ले जाया गया। वहां पहुंचकर स्टू देखता है कि एक बैग के अंदर कुछ लाशें ले जाई जा रही हैं। यह देखकर वह बुरी तरह नर्वस हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि यहाँ असल में क्या हो रहा है। इसके बाद वहां से वे लोग असली जगह की तरफ रवाना होते हैं, जहाँ उन्हें रखा जाने वाला था। एक ट्रक में बैठाकर उन्हें सबको वहां ले जाया जा रहा था। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद आखिरकार वे अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। यही वही जगह थी जो मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी, वह विशाल डरावनी जेल जिसके चारों तरफ मौत के जाल बिछे हुए थे। वे सब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे। स्टू के साथ उसका ससुर भी था, जिसका नाम था जॉन। जॉन वहां का माहौल देखकर काफी चौंक जाता है, क्योंकि वह सोच रहा था कि जेल के आसपास कोई दीवार क्यों नहीं है। क्या यहाँ के गार्ड डरते नहीं कि कोई कैदी भाग जाएगा? जॉन मन ही मन सोचता है कि यहाँ से भागना तो बहुत आसान होना चाहिए। सिर्फ जॉन ही नहीं, बल्कि वहाँ मौजूद लगभग हर कोई यही बात सोच रहा था। लेकिन तभी वे देखते हैं कि एक कैदी तेजी से दौड़ता हुआ जेल से बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर एक गार्ड उसे शूट करने के लिए अपनी बंदूक तैयार करता है, मगर तभी दूसरा गार्ड उसे रोक लेता है। उधर स्टू और उसके दोस्त दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। जब वह कैदी तेजी से दौड़ते दौड़ते काफी आगे चला जाता है, तभी उसका एक पैर जाकर एक माइन
माइन पर पड़ता है और अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। उसी जगह पर वो कैदी मारा जाता है। ये देखकर स्टू और उसके साथी बुरी तरह घबरा जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि इस जगह के चारों तरफ माइन बिछी हुई है, इसलिए जब भी कोई यहाँ से भागने की कोशिश करता है माइन फट जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसी वजह से यहाँ किसी दीवार की जरूरत ही नहीं है। ये सब देखकर जॉन समझ जाता है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि इस इलाके में कहाँ कहाँ मौत का जाल बिछा है। और यहाँ जॉन का बेटा काइयो भी मौजूद था। जॉन फिर अपने बेटे काइयो से डिसाइड करता है कि वे गार्ड से बात करेंगे और ब्रिटिश सिटीजन होने के नाते उनसे कोई स्पेशल मदद मांगेंगे। उधर ग्रीक के पेट में बॉलून फटने की वजह से वह पहले से ही बेहद बीमार था और अब उसके पेट से खून भी निकल रहा था। उसे तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत थी। ग्रीक अपने दो दोस्तों से कहता है कि किसी डॉक्टर को ढूंढ कर लाओ और दोनों दोस्त तुरंत निकल पड़ते हैं, ये देखने की वहाँ कोई डॉक्टर मिलता है या नहीं। उधर जॉन और उसका बेटा काई ऑफिस रूम में गार्ड के पास जाते हैं और वहाँ जाकर बताते हैं कि वे जेल के वार्डन से मिलना चाहते हैं। गार्ड उन्हें ऑफिस रूम की ओर जाने के लिए कहता है। वहाँ पहुंचकर दोनों बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े ऑफिस में उस गार्ड के अलावा कोई और मौजूद ही नहीं था। तभी वह गार्ड एक बटन दबाता है और एक कमरे का दरवाजा खुल जाता है। जॉन और काई भीतर चले जाते हैं। अंदर जाकर वे देखते हैं कि एक डेस्क पर एक कंप्यूटर रखा हुआ है और वहीं से किसी इंसान की आवाज आ रही है। वीडियो कॉल पर एक शख्स बैठा था, यही वह वार्डन था जिससे वे मिलना चाहते थे। वार्डन वीडियो कॉल पर उन्हें बताता है कि चूंकि वे सब ब्रिटिश सिटीजन हैं, इसलिए वह उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वे इस देश के नागरिक नहीं हैं। वार्डन उन्हें हाई कोर्ट में अपील करने की सलाह देता है। साथ ही वह यह भी कहता है कि कोर्ट का फैसला आने तक उन्हें यहीं कैद रहना होगा। जॉन फिर वार्डन से पूछता है, तो अंदाजन हमें यहाँ और कितने दिन कैद में रहना पड़ेगा? वार्डन जवाब देता है, ज्यादा नहीं, लगभग 5 से 6 साल लग सकते हैं। ये सुनते ही जॉन और काइयो के सिर पर जैसे बिजली गिर जाती है। अगर फैसला आने में 5-6 साल लगेंगे तो क्या वे इतने लंबे समय तक यहीं मरते रहेंगे? जॉन गुस्से में भरकर वार्डन से बहस करने लगता है, लेकिन तभी अचानक कंप्यूटर का स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। इससे जॉन और भी भड़क जाता है, लेकिन वे दोनों अब अच्छी तरह समझ चुके थे कि इस जेल से निकलना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इधर काफी खोजबीन के बाद स्टू और उसके दोस्तों को एक डॉक्टर मिल जाता है, लेकिन इस जेल में जितने भी लोग थे, डॉक्टर, गार्ड, पुलिस ऑफिसर, सभी इस देश की स्थानीय भाषा बोलते थे, इसलिए वे अंग्रेजी शायद ही समझ पाते थे। उनमें सिर्फ जॉन ही ऐसा था जो सही तरह से अंग्रेजी बोल और समझ सकता था, इसलिए वही वार्डन से बात कर पाया। स्टू डॉक्टर को किसी तरह समझाने की कोशिश करता है कि वे कैसे यहाँ फंस गए, वे कोई अपराधी नहीं है, लेकिन भाषा अलग होने की वजह से डॉक्टर कुछ भी समझ नहीं पाता। स्टू और उसके दोस्त फिर भी इशारों से उसे समझाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर उनकी बातों से एक वक्त पर बुरी तरह परेशान हो जाता है। अचानक वह एक बंदूक निकालकर उन्हें धमकाने लगता है। यह देखकर स्टू और उसके सभी दोस्त डर से सुन्न हो जाते हैं और दोनों हाथ ऊपर करके पूरी तरह चुप खड़े रहते हैं। डॉक्टर फिर उनके पीछे लगे एक पर्दे को हटाता है। वहाँ एक बर्तन में एक आदमी बर्फ जैसे ठंडे पानी में बंधा हुआ पड़ा था। ये सीन देखते ही वे सब और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। वे मदद के लिए वहीं खड़े खड़े चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक दोस्त पास की एक कुर्सी उठाकर डॉक्टर के सिर पर मार देता है। डॉक्टर तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उन्हें लग रहा था कि यह डॉक्टर पूरी तरह पागल है। तभी वह आदमी जिसे डॉक्टर ने बांध कर रखा था उनसे गुहार लगाने लगता है कि उसे बांधन से आजाद कर दें। स्टू और उसके दोस्त समझ ही नहीं पा रहे थे कि असल में यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी वे उसके हाथ पांव में बंधी रस्सियां काट कर उसे मुक्त कर देते हैं। मगर वह आदमी अजीब तरह से बर्ताव करने लगा है, बिल्कुल पागल की तरह, मानो उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो। वह जमीन पर पड़ी डॉक्टर की बंदूक उठाता है और बिना कपड़ों के ही पागलों की तरह बाहर की ओर दौड़ जाता है। इसके बाद बाहर देखा जाता है कि 2 यूनिफॉर्म पहने नर्स वहाँ एक स्ट्रेचर लेकर आती हैं। वे ग्री को उस स्ट्रेचर पर रखकर वहाँ से ले जाने लगती हैं। उसके दोस्त सोचते हैं कि शायद उसे इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। तभी जॉन अपने साथियों के साथ उस जेल के मैनेजर से मिलने जाता है, क्योंकि मैनेजर ने उन्हें बुलाया था। जगह बेहद सेफ थी और मैनेजर का नाम था सलमा। सलमा सभी का स्वागत करती है और बहुत ही आदर पूर्वक उन्हें डाइनिंग में बैठने के लिए कहती है। फिर वह सभी को संबोधित करते हुए कहती है, मैंने सुना है कि ग्रीक एक करोड़पति है, लेकिन वह स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया है और तुम सब यहाँ उसके कारण फंसे हुए हो। इसके बाद वह आगे कहती है, अगर तुम मुझे 2 लाख US$ दोगे तो मैं तुम्हें सुरक्षित रूप से यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ, और अगर तुम पैसे नहीं दे पाते तो मैं नहीं बता सकती कि इस जेल में तुम्हें कितने दिन रहना पड़ेगा। सलमा का यह ऑफर सुनकर वे सब तुरंत सहमत हो जाते हैं, क्योंकि वे कभी भी इतनी डरावनी जेल में रहना नहीं चाहते थे और इस जेल में लोग बहुत ही अजीब थे, इसलिए वे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहते थे। लेकिन इस समय उनके पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए वे सलमा से थोड़ा समय मांगते हैं, लेकिन सलमा उनके चेहरे देखकर तुरंत समझ जाती है कि उन्हें यह ऑफर पसंद नहीं आया। इसके बाद वह एक गार्ड को कहती है कि सभी को गेट के बाहर ले जाया जाए।
जब वे बाहर निकलते हैं तो एक अज्ञात व्यक्ति उन्हें एक लेटर देता है। वे लेटर खोलते हैं और पता चलता है कि यह लेटर ब्रिटिश एम्बेसी की ओर से भेजा गया था। इसमें उन्हें सूचित किया गया था कि ब्रिटिश एम्बेसी इस स्थिति की जांच करेगी, यहाँ तक कि अगर इस जांच में 100 साल भी लग जाए तब भी यह मामला उनके ध्यान में रहेगा। लेटर की पहली लाइन पढ़कर वे सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन लेटर की आखिरी लाइन पढ़ते ही उन्हें समझ में आता है कि असल में जांच कैसी होने वाली है। उन्हें बस औपचारिकता के तौर पर यह लेटर भेजा गया है। ऐसा लग रहा था कि इस मामले में कोई भी खास ध्यान नहीं देगा, लेकिन जॉन तब सबको आश्वस्त करते हुए कहता है कि कम से कम एम्बेसी को तो हमारा मामला पता चल ही गया है और उन्होंने कहा है कि वे इस बारे में जांच करेंगे। हो सकता है कि यह 100 साल का जिक्र सिर्फ एक कहावत ही हो। उसका विश्वास है कि कोई न कोई जरूर उन्हें यहाँ से बाहर निकाल देगा। इसी बीच एक अज्ञात कैदी उन्हें बताता है कि एम्बेसी पहले ही उनके लिए एक सेल का इंतजाम कर चुकी है। थोड़ी देर बाद उन्हें वही सेल दिखाया जाता है। वहां जाकर वे एक गैंगस्टर टाइप के आदमी को देखते हैं जिसका नाम था बैंको। वहां एक लड़की भी थी जो खुद भी कैदी थी, लेकिन वे अभी कुछ समझ पाते उससे पहले ही गैंगस्टर उन्हें कहता है, स्टू और तुम लोगों में से किसी एक को मुझे अपनी 2 किडनी देनी होंगी। एक डॉक्टर सब कुछ तुम्हारे लिए अरेंज करेगा। फिर वह अपनी अंगुली से एक डॉक्टर की तरफ इशारा करता है। इस बात को सुनकर वे सब बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वे जेल में कैद हैं तो फिर उन्हें किडनी क्यों देनी पड़ेगी। इसके बाद धीरे धीरे एक डॉक्टर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वे देखते हैं कि अरे ये तो वही डॉक्टर है जिसके पास वे ग्रिड का इलाज कराने गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने ही उस डॉक्टर पर हमला करके वहां से भाग लिया था। अब इस डॉक्टर को देखकर वे और भी ज्यादा डर जाते हैं। डॉक्टर फिर एक लड़के की तरफ उंगली दिखाकर कहता है, यही लड़का था जिसने मुझ पर हमला किया था और इसी की वजह से मेरी किडनी चली गई। ये सुनते ही बिना कुछ समझने का मौका दिए बैंक को उस लड़के के सिर में गोली मारकर उसे वहीं खत्म कर देता है और फिर मुआवजे के तौर पर उसी लड़के की किडनी लेना चाहता है। ये देखकर बाकी सब बुरी तरह घबरा जाते हैं। डर के मारे वे वहीं रोने लगते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले उन्होंने भी डॉक्टर पर हमला किया था। फिर उस मरे हुए लड़के को एक बेड पर लिटा दिया जाता है। बैंक को उस कैदी लड़की को कहता है कि वह उसके शरीर से किडनी निकाल कर ले आए। यहाँ तक कि वह लड़की को किडनी निकालने का आसान तरीका भी समझाता है। वह कहता है, सबसे पहले तुम्हें ये पहचानना होगा कि किडनी कहाँ होती है, फिर वहाँ की स्किन को काट देना, अपना हाथ अंदर डालना और धीरे धीरे किडनी निकाल कर ले आना। तो उसकी बात के मुताबिक ठीक उसी तरह लड़के के पेट से किडनी निकाल ली जाती है और यह पूरा काम उनके सामने ही किया जाता है। लड़की बहुत डर डर कर यह काम कर रही थी, क्योंकि ऐसा काम वह पहली बार कर रही थी। एक किडनी निकालकर वह उसे एक तय जगह पर रख देती है, लेकिन दूसरी किडनी निकालते समय वह गलती से उसे अपने हाथ से गिरा देती है। ये देखकर बैंक को बुरी तरह गुस्से में आ जाता है और एक और किडनी के लिए बाकी लोगों को तैयार रहने को कहता है। वह सभी को कहता है कि अब वे तय करें कि अपनी किडनी कौन देगा, लेकिन कोई भी कुछ जवाब नहीं देता। सभी वहां चुपचाप खड़े रहते हैं। तभी बैंको उनके सामने कुछ स्टिक फेंकता है और कहता है कि हर कोई अपनी मर्जी से एक एक स्टिक उठा ले। फिर जब सभी स्टिक उठा लेते हैं, वह बताता है कि जिसके हाथ में सबसे छोटी स्टिक होगी वही अब उसे अपनी किडनी देगा। तो देखा जाता है कि सबसे छोटी स्टिक जॉन के हाथ में है। अब रूल्स के हिसाब से जॉन को ही किडनी देनी होगी, लेकिन डॉक्टर जॉन की किडनी निकालने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि जॉन की उम्र काफी ज्यादा थी। अब जॉन के बाद सबसे छोटी स्टिक उनके दोस्त ह्यूगो के हाथ में थी, इसलिए तय किया गया कि ह्यूगो से दूसरी किडनी ली जाएगी। ह्यूगो बेहद डर जाता है, लेकिन यहाँ उसका कुछ भी करने का मौका नहीं था। ह्यूगो अपना कपड़ा उतारकर बर्तन में बर्फ के पानी में बैठ जाता है। काइयो ह्यूगो के लिए बहुत सहानुभूतिपूर्ण महसूस करता है। वह अपनी स्टिक तोड़कर छोटा कर देता है और कहता है, मेरी स्टिक सबसे छोटी है, इसीलिए नियम के अनुसार मेरी किडनी आपको लेनी होगी। इसके बाद वह ह्यूगो को बर्तन से बाहर निकालकर स्वयं वहां बैठ जाता है, लेकिन यह देख जॉन बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। वह अपने बेटे को रोकने की कोशिश करता है। इस पर बैंको तुरंत उसका सिर पर बंदूक ताने देता है। ठीक उसी समय कमरे में कोई आता है और बैंको को खबर देता है कि उसकी बहन सलमा उसे बुला रही है। बैंको तुरंत वहां चला जाता है और उस दिन काइयो वहीं बच जाता है। बैंको के कमरे से बाहर जाते ही वह कैदी लड़की जोर जोर से रोने लगती है। वह बताती है कि उसका नाम क्लेम है। वह चिल्लाकर कहती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी छुट्टियां एक कैदी बनकर बितानी पड़ेंगी और अपने ही हाथों किसी इंसान के पेट के अंदर से उसकी किडनी निकालनी पड़ेगी। ऐसी बातें कहते कहते ही वहां डॉक्टर आ जाता है और उसकी सारी बातें सुन लेता है। फिर वह लड़की के बाल पकड़कर उसे जबरदस्ती अंदर घसीट कर ले जाता है। यह देखकर स्टू और उसके दोस्त बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि काइयो के पास एक रिंग है। ऑर्गन एक्सट्रैक्शन के समय उसने किसी तरह एक आदमी के हाथ से वह रिंग निकालकर अपने पास छुपा ली थी। यह अब उनके पास बची हुई इकलौती कीमती चीज थी। फिर देर रात स्टू का दोस्त रायन चुपके चुपके स्टू को उठाकर अपने साथ बाहर ले जाता है। वे वास्तव में शक कर रहे थे कि यह सब सिर्फ ग्रीक की स्मगलिंग के लिए नहीं हो रहा, इसमें कोई और भी जरूर शामिल है। और अगर सिर्फ ग्रीक ने ही कुछ गलत किया है तो पुलिस ने उन्हें सभी को क्यों अरेस्ट किया। इसीलिए दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं कि वे पता लगाएंगे कि इसके पीछे और कौन शामिल है और असली सच क्या है। इसके बाद वे चुपके से एक ऑफिस में जाते हैं और देखते हैं कि वहां क्लेम मौजूद है।
क्लेम को वहाँ उनके दोस्त ग्रीक का ख्याल रखने के लिए रखा गया था। वे क्लेम से कहते हैं कि किसी भी तरह ग्रीक तक उन्हें पहुंचाने में मदद करे। क्लेम तुरंत मान जाती है और उन्हें सावधान करती है कि वे किसी भी तरह उत्तेजित न हो और गार्ड उन्हें देख न पाए। फिर क्लेम धीरे धीरे उन्हें अंदर ले जाती है, लेकिन ग्रीक को देखकर वे दोनों अपना आपा खो देते हैं, क्योंकि ग्रीक की वजह से उनका एक दोस्त पहले ही मर चुका था, उसे गोली मारी गई और उसकी किडनी निकाल ली गई थी। लेकिन ग्रीक उन्हें शांत रहने को कहता है। फिर जब वे थोड़े शांत हो जाते हैं तो ग्रीक उन्हें बताता है, हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना ही होगा, और जो मैंने किया वह मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि इसके परिणाम इतने भयानक होंगे, लेकिन मैं यहाँ से निकलने का एक तरीका जानता हूँ। मुझे बस एक फोन चाहिए ताकि मैं बाहर अपने बॉस से कांटेक्ट कर सकूं। एक बार जब मैं उससे बात कर लूंगा तो वह हमें यहाँ से बाहर निकाल देगा। इसलिए तुम लोग किसी भी तरह मेरे लिए सिर्फ एक फोन का इंतजाम करो। स्टू और रायन उसकी बातों पर विश्वास करते हैं और सोचने लगते हैं कि वे यहाँ से फोन कैसे मैनेज करेंगे। इसी बीच स्टू के बाकी दोस्तों की सबसे बड़ी चिंता अब खाना मैनेज करना बन जाती है, क्योंकि उनके पास इस समय बिल्कुल भी पैसा नहीं था, इसलिए वे यहाँ अच्छे से खाना भी नहीं खा पा रहे थे। ये जेल बाकी जेलों से पूरी तरह अलग थी, यहाँ बिना पैसे के खाना भी नहीं मिलता। तब उनके बीच ह्यूगो देखता है कि एक छोटी सी लड़की जेल के अंदर कैदियों को पैसे उधार दे रही है। यह देखकर वह उस लड़की से $100 उधार मांगता है, लेकिन लड़की उसे बताती है, तुम लोग चूंकि सेल्मा को $2 लाख देने के लिए राजी हो गए हो, इसलिए इस जेल में तुम्हें किसी से भी कोई मदद नहीं मिलेगी। ये सुनकर वे सब बहुत निराश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि शायद उन्हें मौत तक भूखा रहना पड़ेगा। इसी बीच अचानक वे देखते हैं कि एक आदमी एक बूढ़ी औरत को एक मुर्गी दे रहा है और बदले में उससे पैसे ले रहा है। यह देखकर उनकी उम्मीद वापस लौट आती है। वे सब उस बूढ़े आदमी के पास जाते हैं और जॉन उसे अपना स्पेशल डिजाइन किया हुआ जूता ऑफर करता है ताकि बदले में वह आदमी उन्हें थोड़ा सा चिकन खाने के लिए दे दे, और किस्मत से वह आदमी मान भी जाता है। वह मुर्गी जॉन को दे देता है और बदले में जॉन का जूता ले लेता है। उधर स्टू और रायन उस अंडरटेकर को ढूंढने में लगे थे, क्योंकि वे उसे कुछ काम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, और आखिरकार वे उसे ढूंढ ही लेते हैं। वह मुख्यतः कैदियों के शव को जलाने या जमीन में दबाने जैसे कामों में लगा होता था। तो वे अंडरटेकर से कहते हैं कि वह उनके लिए 2 काम करे। पहले उनके उस दोस्त की लाश जिसे मारा गया था उसे जला देना, और दूसरे उन्हें एक फोन कॉल का इंतजाम कराना। इसके बदले में वे उसे वह रिंग ऑफर करते हैं जो उन्होंने यहाँ पहुंचकर पाई थी। अंडरटेकर उस रिंग को थोड़ी देर देखकर समझता है कि यह बहुत कीमती है और तुरंत ही उनके ऑफर को मान लेता है, लेकिन वह बताता है कि वह सिर्फ एक ही काम कर सकता है, इसलिए उन्हें तय करना होगा कि वह कौन सा काम करेगा। चूंकि स्टू और रायन की जेल से किसी भी हालत में बाहर निकलना था, इसलिए वे उसे फोन का इंतजाम करने का काम करने के लिए चुनते हैं। इसके बाद वह आदमी रिंग लेकर उन्हें उसके बदले एक पुराना फोन दे देता है। स्टू तब वो फोन लेकर सीधे ग्रीक के पास चला जाता है। दोनों जेल के वॉशरूम में छुप जाते हैं। ग्रीक तुरंत अपने बॉस को कॉल करता है और उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि किसी भी तरह वह उन्हें यहाँ से बाहर निकलवा दे। बॉस उन्हें बाहर निकालने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन उससे पहले वह जानना चाहता है कि आखिर उनकी हालत ऐसी क्यों हुई। ये सुनते ही ग्रीक तुरंत फोन काट देता है। फिर वह स्टू से कहता है कि उसके बॉस को असली कहानी किसी भी हाल में नहीं बतानी है, वरना बॉस बहुत गुस्सा हो जाएगा। वह स्टू को समझाते हुए कहता है, देखो तुम किसी तरह सारी गलती अपने ऊपर ले लेना। मेरे बॉस से कहना कि ये सब तुमने किया, तुम्हारे पास से ही ड्रग्स मिले थे। अगर तुम ये बात कह दोगे तो वह जरूर मुझे किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकाल लेगा, और मैं वादा करता हूँ अगर मैं एक बार यहाँ से बाहर निकल गया तो मैं तुम सबको भी यहाँ से आजाद कर दूंगा। स्टू चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहता है और आखिर में उसके कहे अनुसार करने के लिए तैयार भी हो जाता है। इसके बाद ग्रीक फिर से अपने बॉस को कॉल करता है और इस बार कहानी को मोड़ते हुए स्टू के बारे में बताता है कि उनके दोस्त स्टू से ड्रग्स मिलने की वजह से ही उन्हें यह स्थिति झेलनी पड़ी। ग्रीक अब स्टू को अपने बॉस से बात करवा देता है, लेकिन यहाँ देखा जाता है कि स्टू ग्रीक की किसी भी बात को न मानते हुए अपने बॉस को असली सच बता देता है। वह कह देता है कि असल में ये सारी परेशानी ग्रीक की वजह से हुई है। ग्रीक उस दिन चुपचाप बिना किसी को बताए ड्रग्स की स्मगलिंग करने गया था और गार्ड्स ने इसे पकड़ लिया और उन्हें सबको अरेस्ट कर लिया। जब स्टू यह सब अपने बॉस को बता रहा था, ग्रीक पास से लगातार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टू ने उसकी किसी भी रोक को नहीं माना। उसने पूरा सच अपने बॉस को बता दिया। असल में स्टू समझ चुका था कि ग्रीक का असली प्लान क्या था। ग्रीक शायद उन्हें यहाँ छोड़कर खुद यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। यही वजह थी कि जब ग्रीक ने कहा कि सारी गलती अपने ऊपर ले लो, तब स्टू ने चुप रहकर सब कुछ भांप लिया था। इसी बीच जब ग्रीक स्टू को रोकने की कोशिश कर रहा था तो गलती से स्टू उसे बहुत जोर से मार देता है, लेकिन वह शुरू में यह नहीं समझ पाता कि वॉर इतना जोरदार हो गया था कि ग्रीक पर असर पड़ गया। स्टू खुद ग्रीक पर बैठकर अपने बॉस से बात करने लगता है। बात खत्म करने के बाद जब वह ग्रीक को उठाने की कोशिश करता है तो पाता है कि ग्रीक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। वह बार बार पुकारता है, लेकिन ग्रीक इसी तरह जवाब नहीं देता। फिर वह देखता है कि ग्रीक ने सांस लेना बंद कर दिया है। तभी उसे समझ आता है कि ग्रीक अब जिंदा नहीं है। उसकी गलती से उसका दोस्त मर चुका है। ये देखकर स्टू बहुत डर जाता है। वह समझ नहीं पाता कि अब क्या करे, इस मृत शरीर को कहाँ रखे। ठीक
ठीक इसी समय वॉशरूम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। इससे उसका डर और बढ़ जाता है और कोई विकल्प न देखकर वह ग्रीक के शरीर को कमोड में डाल देता है और बाहर निकल जाता है। फिर वह दौड़कर अपनी सेल में पहुंचता है और वहां दीवार के एक हिस्से को तोड़कर फोन छुपाने की कोशिश करता है। इसी दौरान जॉन, जो वह मुर्गी अपने जूते के साथ एक्सचेंज करके ले आया था, वह बाहर निकल जाती है। उधर फोन छुपाकर जब स्टू बाहर निकलता है तभी अचानक उसे दिखाई देता है कि ऊपर से मुर्गी का एक पंख नीचे गिर रहा है। फिर वह ऊपर देखकर देखता है कि एक आदमी उस मुर्गी को पकड़कर खड़ा है। वह आदमी स्टू से कहता है, वॉशरूम में थोड़ी देर पहले तुमने क्या किया मैं सब देख चुका हूँ। यह सुनकर स्टू एक पल भी बर्बाद नहीं करता और सीधे उस आदमी के पास चला जाता है। वह उसे रिक्वेस्ट करता है कि इस बारे में वह किसी को कुछ न बताए, लेकिन इसके बदले वह आदमी स्टू से कहता है कि उसे उसके लिए एक काम करना होगा। स्टू उसकी बात मान लेता है और वह आदमी भी उसे चिकन वापस कर देता है। रात को जब सब लोग सेल में एक साथ बैठकर उस मुर्गी को फ्राई करके खा रहे होते हैं, स्टू सबको एक सुझाव देता है। वह कहता है कि इस आइलैंड में एक फैक्ट्री है और हमें वहां काम करके पैसे कमाने चाहिए, नहीं तो हम सब यहाँ भूख से मर जाएंगे। स्टू के सभी साथी उसकी इस बात से सहमत हो जाते हैं और अगले दिन सुबह सभी मिलकर फैक्ट्री में काम करने चले जाते हैं। लेकिन ह्यूगो वहां मौजूद नहीं था। उसे सेल्मा ने अपने ऑफिस में बुलाया था। असल में सेल्मा ह्यूगो को एक बहुत ही चौंकाने वाले काम के लिए बुला रही थी। वह ह्यूगो को अपने भाई बैंकू को मारने का काम सौंपने वाली थी। उसने ह्यूगो को एक माइन दी और कहा कि उसे मौका देखकर बैंकू के कमरे की जमीन के नीचे रख देना। ह्यूगो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है, उसे यहाँ से आजाद करना होगा। सेल्मा उसकी शर्त मान जाती है, लेकिन कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही आजाद करूंगी, तुम्हारे दोस्तों को नहीं। अगले दिन देखा जाता है कि सेल्मा ह्यूगो को लेकर अपने बॉस के पास जाती है। वहां बॉस ने क्लेम नामक उस लड़की को बुलाया था क्योंकि वह एक मेडिकल जीनियस थी, इसीलिए बॉस उसे बहुत रिस्पेक्टफुली इनवाइट करता है। तो वहां जब ह्यूगो और क्लेम अकेले बात करने का मौका पाते हैं, तभी ह्यूगो क्लेम को सेल्मा के प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि इस मौके का फायदा उठाओ, शायद इस मौके का फायदा उठाकर दोनों ही यहाँ से बाहर निकल सकेंगे। क्लेम भी इसे अच्छे से समझ जाती है। इसके बाद बॉस उन्हें लंच के लिए बुलाता है। बॉस बहुत खुश था कि उसे एक मेडिकल जीनियस से मिलने का मौका मिला, लेकिन क्लेम बॉस से सीधे बात नहीं करती और सबसे पहले सेल्मा से पर्सनली बात करना चाहती है। तो दोनों अकेले बाहर चले जाते हैं। वहाँ क्लेम सेल्मा को धमकी देती है और कहती है, मैं तुम्हारे प्लान के बारे में सब कुछ जानती हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद नहीं करोगी तो मैं बॉस को सब कुछ बता दूंगी। यह सुनकर सेल्मा उसे आजाद करने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है, पहले क्लेम को बॉस की लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी पूरी करनी होगी। क्लेम इसके लिए मान जाती है, लेकिन सच कहें तो जैसा वे सोच रहे थे वाकई में कुछ भी इतना आसान नहीं था। इसी बीच देखा जाता है कि स्टू उस आदमी की फैक्ट्री के सबसे अंडरग्राउंड हिस्से तक पहुंचने में मदद कर रहा है, जिसके साथ कल रात मुर्गी का डील हुआ था। वहां एक टनल है जिसका गेट सीधे समंदर की तरफ खुलता है। जैसे ही वह गेट तक पहुंचता है, उसे समझ आता है कि वहां भी गार्ड की कड़ी चौकसी है। यहाँ तक कि वह देखता है कि वहां मृत लोगों के अंग पड़े हैं, जिससे लग रहा था कि कोई भयानक जीव उन पर हमला कर चुका है। ये सब देखकर वह डर जाता है और फिर फैक्ट्री में वापस लौटा है और मुख्य गेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी देखा जाता है कि स्टू अपने पेट पर हाथ रखकर वॉशरूम में जा रहा है। वहां जाकर वह अपने शरीर से ड्रग्स जैसी कोई चीज निकालता है और इसी दौरान जब उसके अन्य साथी दरवाजे पर नॉक करते हैं, वह जल्दी से उन चीजों को वॉशरूम में फ्लश कर देता है और बाहर निकल आता है। उसके दोस्त जब पूछते हैं कि क्या हुआ, ठीक उसी समय कमोड ओवरफ्लो हो जाता है और पानी के साथ सभी ड्रग्स बाहर आ जाती हैं। यहीं पर यह खुलासा होता है कि असल में स्टू खुद भी ड्रग्स की स्मगलिंग में शामिल था। इसी समय पहाड़ के ऊपर सेल्मा और उसका भाई एक इवेंट का आनंद ले रहे थे। यहाँ सेल्मा ह्यूगो को एक सिग्नल देती है। ह्यूगो फिर छुपाकर रखी माइन को बैंकू के कमरे में सेट करता है और वहां से निकल आता है। इसके बाद वह दूसरे कमरे में जाकर खुद को रिलैक्स करने के लिए ड्रिंक्स लेने लगता है। तभी अचानक बैंकू का एक दोस्त ह्यूगो के पीछे खड़ा हो जाता है। इससे वह चौंक जाता है और बोतल नीचे रख देता है। ठीक उसी समय एक अलार्मिंग डिवाइस से आवाज आने लगती है। ये सुनकर बैंकू का दोस्त अपनी पहचान प्रकट कर देता है। असल में वह एक अंडरकवर एजेंट था और यहाँ बैंकू और सेल्मा के क्राइम की जांच करने आया था। ये सुनकर ह्यूगो डर कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी उसे पकड़ लेता है। ठीक इसी समय कमरे से माइन ब्लास्ट हो जाती है। बैंकू दौड़ते हुए अंदर जाता है और देखता है कि उसका दोस्त यानी वह अंडरकवर एजेंट शरीर से टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर पड़ा है। वे लगातार उस सेल पर शूट कर रहे थे क्योंकि सेल्मा ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अंदर कोई था। अब दूर छत पर से एक आदमी सब कुछ नोटिस कर रहा था। ये वही आदमी था जिसे थोड़ी देर पहले स्टू को भागने में मदद कर रहा था। इसी बीच यहाँ जॉन स्टू को जोर जोर से मार रहा था क्योंकि वह भी ड्रग्स की स्मगलिंग में शामिल था। वह ये सब छुपाकर उसकी बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन रयान यहाँ जॉन को रोकने की कोशिश करता है और एक समय पर धक्का लगने से जॉन सिर पर चोट खाकर जमीन पर गिर जाता है। सभी सोचते हैं कि शायद वह मर गया है, लेकिन अचानक वह अपनी आंखें खोलकर सभी को चौंका देता है। दूसरी ओर माइन
ब्लास्ट जैसी अनचाही घटना से बैंकू भी बहुत गुस्से में आता है और अपने दोस्त की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए वह ह्यूगो के दोस्त के पास जाकर सच्चाई जानने के लिए उन्हें चार्ज करने लगता है। एक आदमी बताता है कि सेल्मा ह्यूगो को लेकर चली गई थी। बैंकू अब समझ जाता है कि सेल्मा का असली प्लान क्या था और यह भी समझ जाता है कि इसके पीछे वही थी और यह प्लान उसने उनके मारने के लिए बनाया था। इस बीच स्थिति खराब देखकर सेल्मा एक पल भी देर न करते हुए वहां से दूर भागने की कोशिश करती है। बंदूक लेकर बैंकू भी उसे पकड़ने के लिए पीछा करता है। दोनों ही एक दूसरे को निशाना बनाकर फायर करने लगते हैं। इसी बीच टॉवर में मौजूद गार्ड नीचे उतर आता है। इसी बीच स्टू की मदद से वह आदमी दूर से सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। जब उसने देखा कि गार्ड नीचे उतर गया है तो वह उसी मौके का फायदा उठाकर गार्ड के कमरे में चला जाता है। वहां जाकर वह कंट्रोल रूम को फोन करता है और बताता है कि बैंकू और सेल्मा के बीच बहुत बड़ी परेशानी हुई है, इसीलिए कंट्रोल रूम के सभी लोगों को तुरंत वहां जाना चाहिए। लेकिन ठीक उसी समय कंट्रोल रूम के सभी मॉनिटर बंद हो जाते हैं। जब कंट्रोलर इसे ठीक करने की कोशिश करता है तभी उसे बिजली का झटका लगता है और वह बेहोश हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर जेल में सभी वहां से दूर भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे दौड़कर बाहर निकलने वाले होते हैं, कंट्रोलर का होश वापस आता है और वह तुरंत इमरजेंसी बटन दबा देता है। इसी बीच जब स्टू सबसे पहले दौड़कर माइनफील्ड में कदम रखने वाला होता है तभी रयान उसे रोक देता है, क्योंकि उसने थोड़ी दूर से विस्फोट की आवाज सुनी थी। ये सुनते ही सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर वे वहां से थोड़ी भी मूव करते तो माइंड ब्लास्ट हो जाती। लेकिन जॉन इस बात को ज्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि वह सोचता है कि शायद उन्हें फिर कभी ऐसा मौका न मिले। फिर भी उसके बेटे काय उसे चेतावनी देने के बाद भी जॉन वहां से भागने के लिए मूव करता है और ठीक उसी समय एक माइंड ब्लास्ट हो जाती है और जॉन का शरीर वहां बिखर जाता है। इस समय स्टू चिल्लाता है और किसी से कहता है कि वह फोन उसके पास फेंक दे, जो कि काय के पास था। असल में स्टू और रयान सेफ जोन में खड़े थे, यानी माइन फील्ड से बाहर। वे काय को भरोसा दिलाते हैं कि जैसे ही वे फोन पा लेंगे वे किसी न किसी तरह काय को वहां से बाहर निकालने की व्यवस्था करेंगे। भरोसा पाकर काय जमीन से फोन उठाकर स्टू की तरफ फेंकता है, लेकिन फोन जाकर उस आदमी के हाथ में गिरता है जिसने कंट्रोल रूम को फोन करके कैदियों को भागने का मौका दिया था। असल में यह आदमी थोड़ा धार्मिक किस्म का था। फोन पाते ही वह वहां से बाहर जाने का रास्ता खोजने लगता है, तो स्टू और रयान भी उस आदमी को फॉलो करते हुए उसके साथ जाने लगते हैं। लेकिन काय उन्हें कई बार बुलाने के बावजूद भी एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता, उसे मदद नहीं करता और उसके साथ धोखेबाजी करता है। एक तरफ उसके पिता की मौत का दुख था, दूसरी तरफ अपने प्रिय दोस्तों का धोखेबाजी। ये सब कुछ काय बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इसी बीच देखा जाता है कि बॉडीगार्ड एक जवान लड़के को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए ले जाता है और इस लिवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी क्लेम को करनी होती है। तभी किसी ने उनके कमरे में बम जैसी कोई चीज फेंक दी। सभी सोचते हैं कि शायद यह तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए कुछ लोग तुरंत कमरे से बाहर दौड़ जाते हैं। असल में यह काम उस जवान लड़के की बहन ने किया था ताकि वह उसे बचा सके। जब वह लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है तो उसके साथ बॉडीगार्ड और डॉक्टर की फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही वह मारपीट से बचकर भागना चाहता है तभी सलमा आती है और उसका रास्ता रोक देती है। उसी समय क्लेम पीछे से आता है और उसकी गर्दन में एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे लड़का जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। सलमा क्लेम के काम से बहुत खुश हो जाती है और अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देती है कि उसे सेफ तरीके से अपने कमरे में ले जाए। तो जब भी वे दोनों वहां से बाहर निकलते हैं, ठीक उसी समय दो बच्चे उस बॉडीगार्ड पर चाकू से हमला कर देते हैं। क्लेम दौड़कर जाकर बॉडीगार्ड का हाथ पकड़ लेती है। हमला करने वाली लड़की फिर क्लेम को इशारा करती है कि वह तुरंत वहां से चला जाए। इसके बाद क्लेम उस बॉडीगार्ड की जेब से एक चाबी निकालकर वहां से जल्दी निकल जाती है। असल में क्लेम ने इन बच्चों के साथ डील कर रखा था। दूसरी तरफ स्टू, रयान और बाकी कई लोग उस आदमी के साथ भागने की कोशिश करते हैं। रास्ते में स्टू उस अंडरटेकर की मृत देह देखता है जिसने रिंग के बदले उन्हें फोन दिया था। वे दोनों तुरंत अंडरकवर की बॉडी सर्च करने लगते हैं, क्योंकि वे वही रिंग ढूंढ रहे थे। थोड़ी ही देर में उन्हें वह रिंग मिल जाती है। इसके बाद देखा जाता है कि क्लेम जो चाबी लेकर एक कमरे में प्रवेश करती है, वहां एक और लड़की को बंदी बनाया गया था। क्लेम उस लड़की की बंधन खोलकर उसे मुक्त कर देती है। लड़की का नाम था जेमा। जेमा इस काम के लिए क्लेम के प्रति बहुत खुश हो जाती है। वह क्लेम को भरोसा देते हुए कहती है, मैं तुम्हें इस आइलैंड से बाहर निकलने में मदद कर सकती हूँ। यह कहते हुए वह कमरे से बाहर चलने लगती है और अजीब तरह से कमरे से बाहर निकलते ही जेमा क्लेम को दरवाजे के अंदर लॉक कर देती है और वहां से चली जाती है। जेमा के इस व्यवहार को देखकर क्लेम बहुत हैरान हो जाती है। उसे इसके पीछे कोई कारण समझ नहीं आता। वह तब मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसी समय सलमा आती है और उसका लॉक खोल देती है और कहती है कि सर्जरी का समय हो गया है, डॉक्टर तुम्हारे लिए अंदर इंतजार कर रहा है। इसके बाद वे दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के कमरे में
में जाकर वे दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि डॉक्टर की मृतदेह बाथटब में पड़ी है। क्लेम दौड़कर डॉक्टर के पास जाती है उसका पल्स चेक करने के लिए, लेकिन तभी जेमा उस पर हमला कर देती है। जब सलमा उसे रोकने की कोशिश करती है तो उनके बीच वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। एक चरण में किसी के हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए क्लेम वह बंदूक उठा लेती है, जिससे तुरंत वहां उनकी लड़ाई रुक जाती है। जेमा तब बार बार वहां रखे एक फ्रिज की तरफ देखने लगती है। क्लेम जब उससे इस बारे में सवाल करता है तो वह खुलासा करती है कि इसके दरवाजे के पीछे एक गहरा टनल है जो सीधे समंदर के किनारे से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर क्लेम भी जेमा के साथ उस टनल के जरिए वहां से भागने के लिए तैयार हो जाता है। तब सलमा भी उनके साथ भागना चाहती है, इसलिए ये तीनों मिलकर एक हो जाते हैं। इसके बाद तीनों एक साथ उस टनल में प्रवेश करते हैं। थोड़ी दूरी पर जाते ही उन्हें एक विशाल गोरिल्ला की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे और एक पल भी गंवाए बिना वहां से दौड़कर भाग जाते हैं। इसी समय अचानक सलमा एक मृत देह देखती है जो उसका बॉस थी। वे समझ जाते हैं कि शायद वह भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी और तभी गोरिल्ला ने उस पर हमला करके उसे मार दिया। तो मृत देह को वहीं छोड़कर वे तीनों उस टनल के दरवाजे तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक समय बाद वे वहां पहुंच भी जाते हैं। दरवाजा खोलने के लिए वहां 3 बटन थे। तीनों एक साथ उन तीनों बटनों को प्रेस करते ही दरवाजा तुरंत खुल जाता है। इससे वे तीनों वहां से बाहर निकलने की रोशनी देख पाते हैं, लेकिन एक पल के अंदर ही उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। वे देखते हैं कि सलमा का भाई बैंको पहले से ही टनल के दरवाजे पर खड़ा है। वह सलमा को देखते ही उसे शूट कर मार देता है क्योंकि उसे सलमा से पहले से ही गुस्सा था। इसके बाद वह टनल के अंदर जाकर अपनी बहन की मृत देह उठाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन वह यहाँ जेमा या क्लेम को कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे पता था कि वे कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो बैंको वहां से चले जाने के बाद क्लेम जल्दी से ऊपर उठकर दरवाजे के बाहर निकल जाता है और जेमा वहां से निकलने से पहले वह दरवाजा बंद कर देता है। इस कारण जेमा अंदर ही फंस जाती है और तभी गोरिल्ला आकर उसे बुरी तरह हमला करता है। वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है और क्लेम दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सिर्फ सब कुछ देखता रहता है क्योंकि जेमा ने भी उसके साथ धोखेबाजी किया था। इसी बीच कई प्रयासों के बाद रयान और स्टू टनल से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं और वहां से बाहर निकलकर सीधे समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। लेकिन रयान बहुत थक चुका था, इसलिए वह वहां बैठ जाता है और अचानक वह देखता है कि स्टू एक बड़ा पत्थर हाथ में लेकर उसकी ओर बढ़ रहा है और कुछ समझने से पहले ही वह उस पत्थर से रयान के सिर पर वार कर उसे मार देता है। और उसे मारने के पीछे भी एक कारण था। असल में उन्होंने फैक्ट्री से बहुत सारे ड्रग्स चोरी कर लिए थे और स्टू चाहता था कि ड्रग्स बेचकर सारा पैसा वह अकेले ले जाएगा, इसलिए उसने शुरू से ही रयान को मारने का प्लान बनाया था। यानी यहाँ का हर इंसान स्वार्थी था, वे सब सिर्फ अपने फायदे के लिए ही सब कुछ कर रहे थे। अब रयान की बॉडी वहीं छोड़कर स्टू एक बोट में बैठकर अपने शहर लौटने के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन अचानक क्लेम पानी से बोट में कूद पड़ती है। स्टू उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है। इस बीच क्लेम देख चुका था कि स्टू ने रयान को मार डाला, इसीलिए अब स्टू के लिए क्लेम का जिंदा रहना भी खतरे में आ गया है। वहीं क्लेम भी समझ रहा था कि स्टू उसे कभी भी मार सकता है क्योंकि उसने स्टू के बारे में सब कुछ जान लिया था। लेकिन तभी अचानक उनकी नजर उनके बीच रखे हुए एक बंदूक पर पड़ती है। वे दोनों कुछ समय के लिए एक ही नजर से उस बंदूक की तरफ देखते रहते हैं और अचानक वहां से गोली चलने की एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और तभी सीन बदलकर रयान के पास चला जाता है। यहाँ देखा जाता है कि रयान असल में मरा नहीं था, वह अभी भी जिंदा है। लेकिन इसके बावजूद एक रहस्य बना रहता है, असल में बोट में किसने किसे गोली मारी थी, क्लेम ने स्टू को या स्टू ने क्लेम को। आखिर में उनके बीच कौन बचा या दोनों ही मरे, ये स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया जाता और इसी गहरे रहस्य के बीच कहानी यहीं खत्म हो जाती है।